पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका डे 2 एंड हुआ है और टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका ने डे 2 डोमिनेट किया है अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड शान मसूद अनबिलीवेबल एंड पैथेटिक कैप्टनसी, बिलो एवरेज कैप्टनसी। मुझे याद है जब शान ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे टूर के लिए एज अ कैप्टन, फर्स्ट टूर था, तो उनमें एक इंटेंट नजर आ रही थी, एक पॉजिटिव अप्रोच थी, फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ऐसा फील हो रहा है जैसे शान मसूद भी एक कॉम्प्रोमाइज और स्क्रिप्टेड कैप्टन है कि एक पर्चे में लिखा हुआ है कि जी पहले 10 ओवर कौन कराएगा, अगले 10 ओवर कौन कराएगा, फील्ड प्लेसमेंट जो है एक सिंपल तरीके से लेके चलो भाई, सारी फील्ड खोल दो। इतनी पुअर कैप्टनसी रही है, जो हमारी आज बुरी परफॉर्मेंस रही है बॉलिंग के साथ, उसमें बहुत बड़ी वजह हमारे कैप्टन की है। तो शान मसूद ओवरऑल बहुत ही वीक नजर आया आज। पथेटिक कैप्टनसी थी ऑनेस्टली। कल जब डे 1 एंड हुआ था तो यही बात थी कि यार एटलीस्ट एक आधा ओवर आमिर जमाल से करा लेते या साइम और आगा से करा लेते, बट नहीं कराया। चले डे 2 जब स्टार्ट हुआ, सेशन 1, नसीम शाह बहुत ऑफ कलर नजर आ रहे थे, मार्करम कंफर्टेबल थे अगेंस्ट द पेस, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, पेस को बहुत इजीली खेल रहे थे। ऐसे टाइम पे आपको ऑन द स्पॉट कुछ ऐसे डिसीजन ले लेने चाहिए जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो। थोड़ा सा आगा सलमान को ट्राई कर लेते, साइम अयूब को ट्राई कर लेते, कुछ डिफरेंट करना जरूरी है। लेकिन वहां पे आप कॉन्स्टेंटली एक ही बॉलर से करवाए जा रहे हैं, वो पिटे जा रहा है, उसको रन्स पड़ रहे हैं। नसीम शाह जो है वेवर्ड लाइन लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, चेंज ही नहीं किया, कुछ डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स प्लान ही नहीं किया। खुर्रम शहजाद जाहिर सी बात है, वो उनकी भी कुछ इंजरी के मसले हुए थे, वो बाहर बैठे हुए थे कुछ टाइम के लिए, तो वो तो फील्ड पे थे ही नहीं। आप सिर्फ दो ही बॉलर से जिनसे बॉलिंग कर रहे हैं, वहां पे जरूरत थी तो एक साइम और आगा की पार्टनरशिप की कि वो आगे बॉलिंग करा ले। कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज होती है ना, वो आपको काम आ जाती है। चार बॉलर्स को खेल खेल के मार्कर हम सेट दे, वहां पे एक डिफरेंट अप्रोच, क्या पता अपॉर्चुनिटी मिलती, उसको ग्रैब करने की ट्राई करना था। लंच हुआ, लंच तक बिल्कुल ऑफ कलर्स साउथ अफ्रीका डोमिनेट करता रहा, फिर अफ्रीका का हुआ लंच के बाद एक कोलैप्स। नसीम शाह थोड़े से कंपैरेटिवली बेटर नजर आए, उन्होंने कुछ अच्छी बॉलें फेंकी लंच के बाद, डिफरेंट अप्रोच नजर आ रहे थे, बट अगेन वो उनका वही मसला था, कंसिस्टेंट नहीं थे। मार्को जॉनसन को भी जिस बॉल पर उन्होंने आउट किया है, वो बॉल पे आउट होने वाली बॉल नहीं थी, वो बहुत ही लूज शॉट खेला था जॉनसन ने, जिसपे आउट हुए नसीम शाह को, जिसपे विकेट मिली है, मार्को जॉनसन वाली विकेट। तो नसीम शाह अगेन बहुत ही वेवर्ड, उनकी कोई लाइन और लेंथ कंसिस्टेंट नहीं नजर आ रही, अनफिट लग रहे हैं, ओवरवेट लग रहे हैं, जिस तरह से वो उनकी बॉडी कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है नसीम शाह के साथ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन कंडीशंस को देखकर जिनको हम मिस कर रहे हैं ना सबसे ज्यादा, वो मीर हमजा है। मीर हमजा की पाकिस्तान को बड़ी नीड है भाई। इन कंडीशन, ये कंडीशन सूटेबल है उसके लिए। और एक तो लेफ्ट आर्म हमेशा डेंजरस होता है रेड बॉल के अंदर, प्लस ये कंडीशन उसको मिलती, इन कंडीशन में वो कहीं ना कहीं विकेट निकाल देता। तो एक तो ये बड़ा मिसिंग फैक्टर है कि नसीम शाह से एनी डे एनी टाइम मीर हमजा बहुत बेटर है। नसीम शाह अभी भी कंसिस्टेंट नजर नहीं आ रहे थे। फिर एक कोलैप्स हुआ साउथ अफ्रीका का, नसीम शाह उस लंच के बाद वाले फेज में थोड़ा सा बेटर फील हुए। फिर आती है टेल एंड। टेल एंड से पता नहीं हमें कौन सा इश्क है या मोहब्बत है, टेल एंड हमसे आउट नहीं होती। कॉर्बिन बॉश अपने डेब्यू पे ऑलमोस्ट सेंचुरी बना गया था भाई, वो रन बॉल खेल रहा है, शॉट्स मार रहा है, चौके मार रहा है। कैप्टन क्या कर रहे हैं, कैप्टन फील्ड खोल के रखे हुए हैं। रबाडा बैटिंग पे है, रबाडा सिंगल लेके बॉश को दे रहे हैं, बॉश चौके मार रहे हैं, फील्ड ही बंद नहीं कर रहा है, स्लिप हटा दी, शॉर्ट स्लिप पे कोई भी मौजूद नहीं है, शॉर्ट लेग पे सॉरी कोई मौजूद नहीं है, गली पे कोई मौजूद नहीं है, गैप खोल दिया कि जी सिंगल ले लो, वो जल्दी से रन भागते हैं, बॉश अगले एंड से आगे मार देते हैं। नसीम शाह बॉलिंग करने आ रहे हैं, कॉर्बिन बॉश को बाहर बॉल फेंक रहा है, और इतनी बार फेंक रहे हैं वेवर्ड लाइन से कि वो मजे से एस्थेटिक कवर ड्राइव मारी उन्होंने, एस्थेटिक कवर ड्राइव, बाबर से अच्छा खेल रहे थे वो। जो ये एक्स्ट्रा रन पाकिस्तान ने दे दिए ना, अराउंड 90 रन की जो लीड पड़ी है, आई थिंक ये जो 60-70 रन एक्स्ट्रा पड़े हैं, 20-25 रन की लीड होती ना तो पाकिस्तान बहुत बड़े एडवांटेज पे होता। 690 रन की लीड, ये बहुत मुश्किल हो गई है पाकिस्तान के लिए। इसमें ऑलरेडी हमारे 3 आउट हो चुके हैं और अभी भी 2 रन की लीड बाकी है। अभी बैठ के ना शायद हमारा ग्रुप सोचेगा अंदर ड्रेसिंग रूम में कि यार ये हमने बहुत ज्यादा रन दे दिए हैं, 90 रन बहुत ज्यादा है। कितने एक्स्ट्रा रन हमने खाए हैं सिर्फ टेल एंड से। टेल एंड ने आपको लिटरली ह्यूमिलेट किया है। जो शॉट्स खेले उन्होंने, फील्ड बंद करनी थी यहाँ पे शान मसूद को, फील्ड बंद करके बॉलिंग चेंजेस अच्छी करनी थी। दोनों चीजों में शान बिल्कुल ऑफ कलर नजर आते, पथेटिक पथेटिक कैप्टनसी। फील्ड बंद करते, आमिर जमाल को बीच में ओवर दे देते, आगा को दे देते, लेकिन नहीं, कॉन्स्टेंटली खुर्रम शहजाद और नसीम शाह, नसीम शाह पिट रहे हैं फिर वही ओवर करा रहे हैं, नसीम शाह पिट रहे हैं फिर ओवर करा रहे हैं। बहुत ही ब्रेनलेस कैप्टनसी थी शान मसूद की ऑनेस्टली। बिल्कुल मजा नहीं आया उनकी कैप्टनसी देख के। ऐसा फील हो रहा था जैसे वही हम टिपिकल वापस 2021 और 22 में जो टेस्ट क्रिकेट जिस तरह हम खेल रहे थे उसी में पहुंच गए। स्टूपिड डिसीजन से बॉलिंग चेंजेस में भी और फील्ड प्लेसमेंट्स में भी। फिर 90 रन की लीड जब मिली और बैटिंग करने आते हैं हमारे साइम अयूब, शान मसूद, तो एक अच्छा सॉलिड स्टार्ट दिया उन्होंने, थोड़ा बहुत सेंसिबल खेलते हुए नजर आ रहे थे, कुछ अच्छे शॉट्स खेले, दोनों ने खेले, दोनों ने शॉट्स की ट्राई भी की, क्योंकि ये वो पिच है जहां पे डू और डाई कर सकते हैं आप। जितना स्लो खेलेंगे, जितना अपने शेल में जाके खेलेंगे, उतना आपका कोलैप्स होने का चांस ज्यादा होता है, जितना प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये अच्छी चीज थी कि दोनों ने शॉट्स ट्राई करते रहे, खेलते रहे। बट रबाडा फिर रबाडा है, रबाडा ने सेटअप क्रिएट किया, एक ही स्पॉट पे बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते रहे, एक एरियाज को हिट किया साइम अयूब के सामने, और आखिरी में जो विकेट वाली बॉल थी थोड़ा सा आगे पिच कर दिए, साइम अयूब ड्राइव पे गए और पीछे से वो विकेट निकल गई, सीधा जो है डंडा उड़ गया।
तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है रबाडा ने, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल पे साइम अयूब आउट हुए हैं। बस वो थोड़ा सा जल्दी कर दिया उन्होंने कि भाई ड्राइव करने का है, जो बॉलर को डिफेंड कर रहे थे वो बड़ा लेट उस पर बैट लेकर आ रहे थे, तो थोड़ा सा जल्दी कर दिया उन्होंने, और रबाडा ने भी बड़ा अच्छा सेटअप किया। तो रबाडा तो फिर रबाडा है। फिर ईशान मसूद भी पीछे तू चल में आया वाली कहानी में निकल गए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि कामरान गुलाम को क्यों भेजा था अभी, जब आपके पास 15-20 मिनट का टाइम रह गया था। तो आई थिंक उस टाइम पे नाइट वॉचमैन को भेजे थे। गेम अवेयरनेस भी नज़र नहीं आ रही है इस टीम के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरह कैप्टनसी में गेम अवेयरनेस नजर नहीं आई, वहाँ पे अभी नाइट वॉचमैन को नसीम शाह को भेजे थे। नसीम शाह जरा अच्छा डिफेंड कर सकते हैं, प्रॉपर डिफेंड कर लेते हैं वो। तो अच्छा होता कि वहाँ पे कामरान गुलाम को थोड़ा सा रोक लेते और कल भेजते, क्योंकि ये जो आखिरी के आधा घंटा होता है ना, ये बहुत क्रूशल होता है। इस आधे घंटे के अंदर अगर आपकी एक आधी और बैट्समैन की विकेट गिर जाए ना, तो फिर बहुत डिफेंसिव और नेगेटिव माइंड से टीम अंदर जाती है, और हमारे ऑलरेडी 3 आउट हो चुके हैं। तो कामरान गुलाम की जगह आई थिंक नाइट वॉचमैन को आना चाहिए था। कामरान गुलाम का आउट भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। ऐसा लग रहा था जैसे बॉल बाउंस होके हाथों में गई है, फील्डर भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा फील हुआ कि जैसे फिंगर नीचे नहीं थी बॉल के। कंट्रोवर्शियल था, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो नॉट आउट थे, क्लियर आउट नहीं था। बेनिफिट ऑफ द डाउट आई गेस बैट्समैन को मिलना चाहिए था। अब जो है सारी जिम्मेदारियां एक ही कंधे के ऊपर आई हैं, और वो है बाबर आजम। मेरे भाई बाबर आजम, अगर इस पोजीशन से पाकिस्तान को बाहर निकाल सकते हो ना तो निकाल दो भाई, और अगर नहीं निकाल सकते तो फिर भाई कोई इनको टीम से बाहर निकाल दे। अब वो टाइम आ गया है कि बाबर आजम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना है। देखिए सऊद शकील जो है ना, इन कंडीशंस पे बहुत चैलेंज होगा उसके लिए, उसको भी बहुत आराम से पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी बाबर आजम के साथ। यही दोनों हैं जो अब यहाँ से अगर पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे तो गेम आपका सेट होगा नीचे रिजवान और आगा के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबर आजम की यहाँ पे इनिंग्स। बाबर आजम भाई, एक अच्छी सेंचुरी बनानी है, अपने शेल में जाके नहीं खेलना है, इन पिच पे रन्स बनाने हैं जिस तरह सबने रन्स बनाए। बाबर का मसला ये है, अभी भी जितना उन्होंने खेला है आज डे 2 के एंड तक, बिल्कुल डिफेंसिव अप्रोच में खेला है, बैकफुट पे जाके। अपने शेल में खेलेंगे ना, प्रेशर क्रिएट होगा और फिर आउट हो जाएंगे। और खुदा के लिए भाई ये लेट कट नहीं करना, ये लेट कट नहीं करना भाई। स्लिप खड़ी हुई है पीछे, स्लिप 3 बंदे खड़े हुए स्लिप पे, खाली नहीं है वो, नहीं होगा चौका वहां से। लेट कट ना करना भाई बाबर प्लीज। और एक बड़ी इनिंग्स बाबर को यहाँ से खेलनी होगी, अपने करियर की बेस्ट इनिंग्स खेलनी होगी जो अभी तक नहीं खेली है। भूल जाए 196 को, इरेज कर दें, नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ जरूरत है बाबर को इस पोजीशन से टीम को निकालेंगे। देखिए लीड ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, 2 रन की रह गई है खाली। अब यहाँ से पाकिस्तान को कम से कम 350 रन बनाने हैं टोटल, मतलब 90 बना चुके हैं, 260 रन और बनाने हैं। 250 रन बनाएंगे तो टारगेट मिलेगा साउथ अफ्रीका को 250 रन का, 350 बनाएंगे तो टारगेट मिलेगा 250 का। और 250 का टारगेट ऐसा है जो एटलीस्ट हम फाइट कर सकते हैं और चौथी इनिंग में साउथ अफ्रीका को टफ टाइम दे सकते हैं। 100 रन का टारगेट दिया तो वो मैच ऑलरेडी अफ्रीका के हाथ में है। बहुत जरूरी है कि कल जो डे 3 का सेशन 1 होगा ना, बहुत क्रूशल है। फर्स्ट सेशन सर्वाइव करना है सऊद शकील और बाबर आजम को। सिर्फ सर्वाइव करना मतलब रोकना नहीं है, रन्स करने हैं, क्विक क्विक बाउंड्रीज निकालनी है, अच्छी बॉलों पे भी अपने आप को रोकना है, और कोई बुरी बॉलों का वेट करना है। ये खुद देंगे बुरी बॉल, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेंगी, बस आपने कोई बेवकूफ़ाना शॉट नहीं खेलना भाई। और बाबर अंडर प्रेशर कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर टीम को निकाल दो भाई। ये वो वक्त है जब आप अंडर प्रेशर हैं, आपने टीम के लिए जीतना है, टीम को जिताना है इस मोमेंट से। मुझे वैसे इतनी उम्मीदें नहीं है बाबर से, लेकिन बस मैं ढीठ फैन होने की हैसियत से जो है, पाकिस्तान का फैन होने की हैसियत से, क्रिकेट का फैन होने की हैसियत से सोच रहा हूँ कि भाई बाबर यहाँ से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल लो, यहाँ से तो मैच जिता दो टीम को। तो एनीवेज कल जो डे 3 का सेशन 1 होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे अगर सेशन 1 सऊद शकील और बाबर आजम दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप करके निकाल देते हैं तो फिर पाकिस्तान का चांस बन जाएगा। कल सेशन 1 जो भी जीतेगा चाहे वो अफ्रीका हो या पाकिस्तान हो, उसके चांसेस ये टेस्ट मैच जीतने के ज्यादा हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान कल का सेशन जीत जाता है, बगैर कोई आउट हुए पूरा सेशन सर्वाइव करते हैं, अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं, थोड़ा तेज खेलते हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो एडवांटेज होगा उसको आगे टेस्ट मैच जीतने के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन बाबर आजम नाउ। इट्स हाई टाइम कि वो स्टेप अप करें, बीइंग अ सीनियर बैट्समैन, एक्सपीरियंस बैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पाकिस्तान को मुश्किल सिचुएशन से निकाल के मैच जिताएं। अब तो जिता दें 8 साल में।